हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं भूगोल के दूसरे टॉपिक के संदर्भ में, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, अक्षांश और देशांतर। उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आखिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और अक्षांश और देशांतर से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है मित्रों, मैं अखिल कुमार यादव, आइए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सब सीख लेते हैं अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में। मित्रों, सबसे पहले जैसा आपको भी याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देना चाहूंगा कि जो मैंने अभी एक ग्लोब इस तरह से खींचा था, एक ग्लोब मैंने इस तरह से खींचा था। इस ग्लोब में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे मध्य में रेखा होती है, जिसको हम, इसी रेखा को हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी रेखा को आप जानते होंगे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसी रेखा को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो इसके मित्रों कितने नाम हो गए? इसको आपने देखा कि 3 नाम हो गए। कौन कौन से? एक 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर लाइन। क्या? इक्वेटर लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाएगा कि 0 डिग्री रेखा को, रेखा कौन सी रेखा है? तो उसको भूमध्य रेखा आप कर देंगे, या विषुवत रेखा कर देंगे, इक्वेटर लाइन जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको आप कर देंगे। इसी तरह में अगर हम बात करें, जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में चर्चा ये भी किया था, इस बिंदु पर भी हमने चर्चा किया था। अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर हम जाते हैं, 23.5 डिग्री पर, तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री पर इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। अब ये 23.5 डिग्री कैसे मीजर होता है, इसका एक कोणीय दूरी कैसे मापी जाती है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। अब कर्क रेखा, अब इसी कर्क रेखा के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो नीचे मकर रेखा है, मकर रेखा, इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। और फिर हम सीखेंगे इसके ऊपर जो यहाँ आर्कटिक रेखा है, इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। नीचे अंटार्कटिक रेखा के संदर्भ में पढ़े थे। अब उस सब चीजों को हम रिकैप करेंगे कि वास्तव में जो विश्व का ग्लोब है, विश्व का जो वास्तव में ग्लोब है, उस पर कौन कौन से देश जो हैं स्थित हैं। ये जो ग्लोब है, ग्लोब के कौन कौन से देश इन रेखाओं पर स्थित हैं, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे प्रश्न सबसे पहला जो बनेगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि देशांतर और अक्षांश के संदर्भ में सबसे पहले आपसे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, जो भी नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनमें, संख्या के संदर्भ में। अब संख्या क्या होती है, पूछ दिया जाएगा आपसे कि जो ग्लोब है, ग्लोब में देशांतरों की संख्या कितनी होती है। अब ग्लोब में देशांतरों की संख्या 360 होती है, और यह कैसे होती है इसको भी मैंने वीडियो में बता रखा है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देखेंगे, तो उसमें मैंने बता रखा है कि वास्तव में जो देशांतर रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं ग्लोब में, इस तरह से जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, इनकी संख्या वास्तव में 360 होती कैसे है। ठीक इसी प्रकार हम अक्षांश की बात करें, अक्षांश जो है, अक्षांश की जो संख्या है कुल, इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कैसे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ ये प्रश्न कंफ्यूज कर देता है, इसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भी आपको ये 0 डिग्री रेखा है, और इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर 90 रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, और इसके नीचे भी 90 हैं, क्योंकि जब 90 डिग्री है तो 90 रेखाएं हैं। और एक यह 0 डिग्री वाला है। अब 90 मैंने 90 इसको लिख लिया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध के, 90 दक्षिणी गोलार्ध के, और एक जो है वह विषुवत रेखा जो दोनों को विभाजित करती है, जो दोनों को डिवाइड करती है, उसे हम जोड़ते हैं, और कुल मिलाकर के हो जाता है 181 रेखाएं हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 181। फिर हम बात करें, अगर दो क्रमागत, जो दो सबसे नजदीकी पास पास की जो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी की बात करें, दूरी की आप समझते होंगे कि दूरी की बात जब भी हम करते हैं
तो लंबवत दूरी की बात करते हैं। लंबवत दूरी मतलब सबसे कम दूरी जो होती है वो लंबवत दूरी होती है। अब लंबवत दूरी जो होगी इन दोनों के बीच की सबसे कम जो अक्षांश के बीच की दूरी होती है उसको मैंने बताया था कि वह 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और हमेशा दो अक्षांशों के बीच की दूरी फिक्स रहेगी प्रत्येक, चाहे आप 1 डिग्री का लें, 2 डिग्री का लें, या 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच देखें, या 3 डिग्री से 4 डिग्री के बीच देखें। कोई भी अगर आप दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं को ले लेते हैं तो इन दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होगी वो हमेशा 111 किलोमीटर की आपको प्राप्त होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे देशांतर की, तो देशांतर के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। देशांतर के संदर्भ में इसलिए यह भिन्न हो जाता है क्योंकि जब हमने चर्चा की थी कि जब हम देशांतर की बात करते हैं तो यह एक ध्रुव से शुरू होकर के रेखाएं दूसरे ध्रुव की ओर से उड़ती जाती हैं। और जब हम इनके मध्य की दूरी की बात करते हैं, आप समझ सकते होंगे कि जब मैं यहाँ से खींच रहा हूँ और दूसरे ध्रुव पर ला करके मिला दे रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार यहाँ से ला करके इस ध्रुव पर मिला दे रहा हूँ। तो यहाँ जब हम दूरी की बात करेंगे, इन दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी की जब हम बात करेंगे, तो इन दो क्रमागत देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि सबसे अधिकतम दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिकतम दूरी होती है और वह दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितनी? 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर सबसे लंबी दूरी होती है। कितनी होती है मित्रों? 111.32 किलोमीटर। अब जैसे ही हम भूमध्य रेखा से नीचे की ओर या ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, यह दूरी घटती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब हम ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो यह दूरी लगभग शून्य हो जाती है। अब हम आगे चर्चा करते हुए जब आगे बढ़ेंगे फिर चर्चा करते हैं हम कि कौन सी जो रेखाएं हैं, क्या अक्षांश रेखाएं जो हैं यह पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं या देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। जब हम बात करते हैं देशांतर के संदर्भ में तो हम देखते हैं कि चूंकि देशांतर रेखाएं जो ग्लोब होता है, ग्लोब में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर आकर के केवल सिमट जाती हैं, परंतु जब हम अक्षांश के संदर्भ में बात करते हैं तो यह ग्लोब के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। क्या करती है? पूर्ण वृत्त का निर्माण कर देती है। मित्रों आप ग्लोब में समझ रहे होंगे कि ग्लोब की जब चारों ओर यह जाकर के इस तरह से घेर लेती है तो यह पूर्ण वृत्त का निर्माण कर देती है। परंतु देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह ऊपर वाले एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चूंकि एक ही पटल को कवर कर पाती हैं, एक ही पटल को कवर कर पाती हैं, इस नाते यह अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। अब हम बात करेंगे समय और स्थिति की। तो यहाँ मित्रों मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा, महत्वपूर्ण संदर्भ आपको बता देना चाहूंगा कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है, इनका जो हम सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग बोले कि भौतिकी में या फिर हम जियो फिजिक्स में बात करें, जियो में या फिर हम जियोग्राफी में बात करें, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज जो आता है वो आता है स्थिति के निर्धारण। समय का निर्धारण तो करता ही करता है, उसके साथ साथ यह स्थान की स्थिति के बारे में भी एग्जैक्ट निर्धारण करता है। अब कैसे करता है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। जैसा कि मित्रों आप पढ़े होंगे, आप 9वीं में 9th क्लास में जिन्होंने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर पढ़ा होगा वे पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हमको किसी बिंदु की स्थिति को बताना होता है तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? एक तो x एक्सिस से दूरी और दूसरी जो होती है वो y एक्सिस से दूरी कितनी है। ये जो दूरी है ये x एक्सिस पे कितनी दूरी है इसको बताती है और ये जो है यह y एक्सिस पे कितनी दूरी है इसे बताती है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाता है x, y। ठीक उसी प्रकार में जब हम बात करते हैं फिजिक्स या जियोग्राफी की, जियोग्राफी में जब हम किसी बिंदु का किसी पॉइंट का निर्देशांक बताना होता है तो उसे हम बताते हैं अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में। अक्षांश और देशांतर जो होता है यह किसी बिंदु की एग्जैक्ट दूरी को ठीक उसी प्रकार बता देता है जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है। अब जो यह अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दो चीजों में हो जाती है।
ये तो समय को बताते ही बताते हैं, इसके साथ साथ स्थान का भी निर्धारण करते हैं। यहाँ एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण आपसे पूछ लिया जाता है कि जो यह देशांतर रेखाएं हैं यह समय और स्थान दोनों का निर्धारण करती हैं, परंतु जो अक्षांश रेखाएं हैं वे केवल स्थान के निर्धारण में ही सहायक होती हैं। अब ये प्रश्न आपसे कई बार मैंने भी पढ़ा है किताबों में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर हमें किसी बिंदु भूगोल में अगर हमें किसी की स्थिति को निर्धारण करना है तो क्या चीजें आवश्यक होती हैं? केवल अक्षांश, केवल देशांतर, अक्षांश या देशांतर दोनों, या भौगोलिक बिंदु। तो आप केवल अक्षांश से भी निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको यहाँ केवल एक्स एक्सिस दे दिया जाए तो आप निर्धारण नहीं कर सकते उस बिंदु का। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है इस बिंदु पर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हजारों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। परंतु जब हम बात करते हैं यहाँ हम एक बिंदु और दे देंगे आपको, यहाँ हम एक वाई एक्सिस की भी दूरी दे देंगे तो उस एग्जैक्ट पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको अक्षांश और देशांतर दोनों पता होगा तो आप उस पॉइंट पर एग्जैक्ट रूप से पहुंच सकते हैं। अब हम बात करें आगे बढ़ते हुए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ यहाँ आ जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का। क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है यह आप जानते होंगे कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब में जो देशांतर रेखा होती है और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ठीक 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के रूप में जानते हैं। इसे ये जो 0 डिग्री रेखा होती है इसे ही हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के रूप में जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के रूप में जानते हैं। और ये जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है यह विश्व भूगोल में, या हम बात करें विश्व मानचित्र में किन देशों से होकर गुजरती है, या बात करेंगे किन महासागरों से होकर के गुजरती है, उसको आप यहाँ देख लीजिए। तो यह सबसे पहले आर्कटिक महासागर से होते हुए, आर्कटिक महासागर से होकर के नार्वे सागर में पहुंचती है और नार्वे सागर से होकर के फिर भूमध्य सागर में पहुंच करके, भूमध्य सागर से होकर के, और यह बुर्किना फासो एक सागर है जो टोगा के बिल्कुल ऊपर है, बुर्किना फासो सागर, उसको पार करके टोगा में प्रवेश करती है और टोगा में प्रवेश करने के पश्चात यह दक्षिण महासागर, जो दक्षिणी महासागर है, इसमें पहुंचती है और दक्षिणी महासागर को फिर पार करने के पश्चात यह अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ पहुंचती है और यहाँ यह अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाकर के समाप्त हो जाती है। मित्रों, यह जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, यह इसका जो मिड पॉइंट है ये कहाँ स्थित है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में। कहाँ मित्रों? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में। कहाँ? ब्रिटेन। आप जानते होंगे कि ब्रिटेन की राजधानी है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ग्रीनविच में, इंग्लैंड के ग्रीनविच में। आपने इसके संदर्भ में चर्चा कर लिया। हमने देख लिया कि अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वह ब्रिटेन की जो राजधानी कैपिटल है जो इंग्लैंड, वहां ग्रीनविच में है। अब हम चर्चा करते हैं, ठीक इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इससे हम निर्धारण करते हैं तिथियों का। यहाँ एक चीज बताना आपको बहुत ही प्रासंगिक था। एक चीज है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, जब भी हम इसके एक तरफ बढ़ेंगे, मतलब इससे जब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो यह 4 डिग्री प्लस होते चला जाता है। टाइम जो होता है वो 4 डिग्री बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक जब हम पश्चिम की ओर आएंगे तो यह समय 4 मिनट, 4 डिग्री मतलब 4 मिनट, एक अक्षांश, एक देशांतर में अगर परिवर्तन होगा तो 4 मिनट का परिवर्तन हो जाता है। एक देशांतर में 4 मिनट का परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इधर 4 मिनट बढ़ता जाएगा और दूसरी तरफ 4 मिनट घटता जाएगा। यहाँ हम आगे बात करेंगे, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यह 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा विश्व पटल में या विश्व के मानचित्र में किन देशों से होकर के गुजरती है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह आर्कटिक महासागर से प्रवेश करती है। आर्कटिक महासागर से प्रवेश नहीं, मतलब इसको माना गया है काल्पनिक रेखाएं हैं। आर्कटिक महासागर से होते हुए साइबेरिया में जाती है और साइबेरिया से पुनः अलास्का में
अलास्का से बेरिंग सागर, अलास्का से प्रवेश करके पुनः यह बेरिंग सागर में जाती है और बेरिंग सागर से होकर के अप्लेशियन द्वीप में प्रवेश करती है। और मित्रों अप्लेशियन द्वीप से होकर के पुनः यह हवाई द्वीप में जाती है, जिसे हम हवाई द्वीप के ठीक नीचे फिर समोआ आ जाता है और समोआ के बाद फिजी द्वीप आता है। क्या आता है? फिजी द्वीप। इसके ठीक बगल में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होते हुए और फिर यह न्यूजीलैंड में जाकर के समाप्त हो जाती है। यहीं तक इसको माना जाता है। मित्रों इस पर तो हमने चर्चा किया ही। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषय चर्चा कर लेते हैं, जो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, वैसे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। मैं एक चीज और आपको यहाँ रिकैप करा देना चाहूँ, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पूछता है आपसे एग्जाम में, यहाँ मैं एक क्वेश्चन का संदर्भ में बात कर रहा था, उसे वैसे मैंने इसको पिछले वीडियो में बता रखा है कि कर्क रेखा को दो बार जो काटने वाली नदी है, उस नदी को क्या बोलते हैं? उस नदी को बोलते हैं माही नदी। क्या बोलते हैं मित्रों? माही नदी। उसी तरह जब मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है, उस नदी को बोलते हैं मित्रों लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा को अगर दो बार काटने वाली, या बात करें विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, इसे जो काटती है उस नदी का नाम है कांगो नदी। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है और यह अधिकांश एग्जामों में पॉपुलर क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकैप में अगर बता देना चाहूँ तो कर्क रेखा कुल विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा विश्व के 12 देशों से होकर गुजरती है, 12 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की हम बात करें तो यह 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा भी ठीक उसी प्रकार, मकर रेखा जो है यह भी 12 देशों से होकर के गुजरती है। अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और जो आपने ट्रिक याद की होगी, उन ट्रिक के माध्यम से तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से जो आप इनका याद किए होंगे उसमें क्रम की विशेषता नहीं होगी। क्रम अगर नहीं याद किए हैं आप क्रम से इनको, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और उससे आप सीख पाएंगे कि वास्तव में जो यह कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा है यह, और इसके साथ ही साथ भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है और उसे हम कैसे याद रख पाएंगे। जैसे कि मकर रेखा के संदर्भ में बात करूं तो ये आप देखेंगे विश्व पटल में जब तो यह जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील से होते हुए फिर हम बात करें अगर अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और फिर जब हम आएंगे इधर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ मेडागास्कर आएगा, मेडागास्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है फीफो, फीफो के बाद एक माउंट ईबू द्वीप आता है। माउंट ईबू द्वीप में एक भारत देश है जिससे होकर के मकर रेखा गुजरती है। फिर मिलेंगे मित्रों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।